बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। इनफैक्ट मुझे वेलकम करना हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि आयशा को तकरीबन 1.5 दिन के बाद वेलकम करते हैं। 1.5 दिन के बाद मतलब आपने एक आधा प्रोग्राम किया, फिर एक दिन प्रोग्राम नहीं किया, तो फिर इसलिए मैं मैं देखें काम के लिए गई हुई थी ना, ये छुट्टी मनाने नहीं गई हुई थी। आपको पता है कि मैंने वैसे किसी को बताया नहीं था आप किस काम से बता देती हूँ। मैं गई हुई थी जनाब हम विमेंस लीडर अवार्ड, और उनको डेफिनेटली उसका रेड कार्पेट पोस्ट करने के लिए। इट वाज अ ग्रेट इवेंट, और वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, ऐसी ऐसी ख़वातीन जिनके बारे में शायद हम वैसे ना जान पाते, लेकिन उन अवार्ड्स की वजह से आई गेट टू नो दोज पीपल। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जो हमारे माशरे का हिस्सा है और जिनको हम जानते नहीं थे। और इस तरह के इवेंट्स जो है ना, वो वजह बन जाते हैं कि वो ना सिर्फ उनको रिकग्निशन मिले, बल्कि हम भी उनको जाने और उनसे इंस्पिरेशन। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चले, मुझे भी अच्छा लगा और मैं भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। पहली स्टोरी शामिल करते हैं डोम्स डे क्लॉक के हवाले से, जिसका नया वक्त जारी कर दिया गया है और घड़ी के मुताबिक दुनिया खौफनाक हद तक आधी रात के करीब पहुंच चुकी है। यानी ये घड़ी अब आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड्स दूर है, और जिसने दुनिया को अंजाम से मुतालिक खदशात मजीद हवा दे दी है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप बताएं डोम्स डे जो है ना, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड के एक रुकन ने इस खदशे को भी जाहिर किया है कि ट्रंप का कौमी सलामती के लिए तजवीज़ करदा खुसूसी गोल्डन डोम दर हकीकत दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है और खला में जंग का सबब भी बन सकता है। नाउ ये वक्त थोड़ा सा आगे क्यों किया गया है डूम्सडे क्लॉक का, ये भी बता देते हैं। उसका रीज़न ये है कि ट्रंप की तरफ से जब वो दोबारा से सदर बन के आए हैं, तो उन्होंने एक गोल्डन डोम बनाने का जो है इजहार किया था कि ये बनाया जाए ताकि पूरा अमेरिका जो है ना उसको कवर किया जा सके, कि खुदा न खास्ता कोई अगर अटैक होता है, एटॉमिक अटैक होता है, तो उसमें सेफ वो महसूस कर सके अमेरिका के रहने वाले। जिससे इस चीज़ का हम एहसास कर सकते हैं कि हो सकता है देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन दोज सर्कल्स के जी कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो गोल्डन डोम के बनाने के ऐलान के बाद अब ये जनाब आगे कर दिया गया। और एक और चीज़ है कि अगर ये मिडनाइट तक पहुँच जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि इंसानियत जो है वो बहुत ही करीब पहुंच चुकी है एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के। तो अब कुछ सेकंड्स ही बाकी रह गए हैं। इस 85 सेकंड्स रह गए हैं। गॉड, ये तो बहुत खतरनाक किस्म की बात है। अल्लाह रहम करे, सब दुआ कीजिए, हम यही कह सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी जो है ना वो दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर पेनिट्रेट कर गई है हर एक चीज़ के लिए। या तो हम इंटरनेट पर जा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर चेक कर रहे होते हैं, चैट GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक अहम खबर आई है और एक अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये आपको बता देते हैं, मिस्री दारुल इफ्ता ने कुरान मजीद के तफसीर के लिए मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशंस के इस्तेमाल को ममनू करार दे दिया है। वो कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, उनकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो गलत हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मिस्री दारुल इफ्ता का ये कहना है कि मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशंस पर एतमाद करना शरई लिहाज से ममनू है या ये नहीं किया जा सकता। मुस्तनद ज़नाए पर इन्हिसार ना करने से गुमराहकुन मालूमात फैलने और गलत फहमियाँ पैदा होने का खदशा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कुरान मजीद की आयात की तफसीर के लिए मुस्तनद तफासीर, बावसूख मुफस्सिरीन और दीनी इदारों से ही रुजू किया जाएगा। अब देखना ये है कि लोग अब AI की तरफ जा रहे हैं। हर चीज़ अपनी ज़िंदगी की AI से पूछ रहे होते हैं। जब कुरानिक आपको चीज़ या इस्लामिक पूछ रहे होते हैं तो AI का रिस्पॉन्स क्या होता है? मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, लेकिन AI जो है वो बेसिकली इंटरनेट से रिसर्च करने के बाद आपके लिए जवाब लेकर आती है अपने तौर पर। फिलहाल अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो हमें पता है कि AI खुद से नहीं सोच रही होती, लेकिन यह कि इंटरनेट से रिसर्च करती है। अब इंटरनेट से वो रिसर्च कहाँ से गैदर करेगी, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। तो फिर डेफिनेटली उसके लिए जितने भी हमारे उलमा हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं, तो तमाम इस तरह की चीज़ें उन्हीं से पूछी जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक अपडेट थी, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको तफसीर पढ़नी है कुरान मजीद की, कोई भी आयत की इंटरप्रिटेशन चाहिए या फिर कुरानी रिवायात जो हैं या अहादीस और आयात उनकी इंटरप्रिटेशन चाहिए, उसके लिए आपने AI के ऊपर रिलाई नहीं करना। बेसिकली कहने का मतलब यही है। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा मौसम की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं मुख्तलिफ जो शहर इससे पहले कि मैं नाराज बात करूं कि नाराज क्यों ना। अच्छा नहीं, मैंने कहा कि ना आप ये सोचेंगे ना उसके बारे में बताना, वेदर के बारे में बताना। पूछने लगी थी भाई लाहौर का, आप चले आप थोड़ी सी चाय पी लें।
मौसम कैसा था लाहौर का, आप वहाँ से आई हैं? लाहौर का मौसम अच्छा था, इट वाज खुशगवार कह सकते हैं, बारिश भी हो गई थी 26 को, तो इट वाज नाइस, बहुत ज़्यादा नहीं था। भाई मैं बता देती हूँ बाकी जो मुल्क के शहर है वहाँ पर मौसम कैसा है। कोयटा, स्वात, वादी नीलम समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है और वादी नीलम में बर्फ का 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 6 फीट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि वहाँ पर जो मुतादिद राब्ता सड़कें हैं, शाराएँ हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं जैसे ही इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकाम है जिनमें मालम जब्बा भी है जहाँ पर 21 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है और वहाँ पर भी सड़कें जो है वो ताहाल बंद हैं। अरे वाह, इनकी अच्छी खासी आपने ठंड इंजॉय की है। हाँ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो कोयटा, चमन, कलात, ज़ियारत, पशीन और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से सर्दी मजीद बढ़ चुकी है। अब जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे जो टूरिज्म के लिए गए थे, डेफिनेटली उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा। और टूरिज्म के लिए सबसे पहला स्पॉट हमारे जहनों के अंदर जो आता है पाकिस्तानियों के, वो मरी होता है। मरी में भी बर्फबारी हुई है, 8 इंच तक वहाँ पर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और मकामी अफराद और जो होटल बुकिंग वाले हैं उन्होंने सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी कि अगर किसी के पास रूम मौजूद नहीं है, रहने की जगह मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए था और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, स्नो चेन के बगैर किसी गाड़ी को मरी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, यानी कि इंतजाम भी बहुत अच्छे किए, देने भी थैंक गॉड कि हमने अपनी गलतियों से ना सीख लिया है। माजी के अंदर हम ये देख चुके हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। एंड आई होप अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो भी माजी की गलतियों से सीखने के बाद इसके इंतजामात किए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर अच्छे तरीके से होता है। और वो है कि हुकूमत पंजाब ने 25 साल के बाद लाहौर में बसंत मनाने की इजाजत दे दी है। वाह भाई वाह, ये लाहौरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। ये त्यौहार 6, 7 और 8 फरवरी को मनाया जाएगा, ताहम इसके लिए नहायत सख्त शराइत हुकूमत की जानिब से रखी गई हैं। अब वो पहले की तरह बसंत नहीं मना सकते, कुछ बाउंड्रीज बना दी गई हैं हुकूमत की तरफ से। पतंगबाजी की उन बाउंड्रीज के अंदर रहकर इजाजत होगी अगर आप करना चाहते हैं। वैसे कुछ नहीं है, बहुत सारी शराइत, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि बसंत को एंजॉय करें, तो उसके लिए ख्याल रखना पड़ेगा। SOPs बहुत ज्यादा है, वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। उसके मुताबिक पतंगबाजी का सामान फरोख करने के लिए यकुम से 8 फरवरी तक वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी कि सिर्फ ये 8 दिन होंगे, इसके अंदर ही बेचा जा सकता है पतंगबाजी का सामान, जिसके अंदर गुड्डियाँ, पतंगे और जो डोर वगैरह होती है। पतंग उड़ाने के लिए डोर जो है वो सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी, यानी कि वो जो रील होती है, रील कहते हैं पिन्ना, आई थिंक वो गोल गोल जो बन जाता है ना, रील कहते हैं उसको, रील नहीं होगी उसके अंदर, नहीं बेची जा सकती। मेरी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आपने बिल्कुल पतंगे नहीं उड़ाई। अच्छा जी। और ये जो डोर बनाई जाएगी ये सिर्फ कॉटन से बनी होगी। तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं और सेलर्स, उनको अपने डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करना होगा। मोटरसाइकिल सवार जितने भी होंगे लाहौर के रहने वाले, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बाइक के ऊपर हिफाजती तार लगवाएं। पतंग और गुड्डे का साइज़ जो है वो मुकर्ररा हद से तजावुज़ नहीं करेगा। ये भी आपको बता देते हैं कि कितना आपकी पतंग होनी चाहिए, गुड्डा होना चाहिए। पतंग का साइज़ 4.5 गुठी से ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि 1.5 तावे के से बड़ा गुड्डा जो है ना वो भी नहीं उड़ाया जा सकता। एक्सप्लेन किया है क्या, उसकी टर्मिनोलॉजीज आपने एक्सप्लेन की है भाई? मुझे बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में ये इतने तावे का पता है, मेरा भाई कहता था मैं गुड्डा लेकर आया हूँ, वो हम उड़ाने के लिए। आपने कभी गुड्डे उड़ाए? नहीं, मुझे नहीं आता। नहीं, आपको नहीं, मैंने सिर्फ देखे ही हैं। अच्छा, देखे हैं, लेकिन लाहौर में रहते हुए चले आपने देखी तो है वो बसंत के रंग जो हुआ करते थे एक टाइम पहले। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एटलीस्ट हुकूमत ने इजाज़त दी है, चाहे वो बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर दी है। काफ़ी खुश हैं लोग। क्या इकदाम कर रही है गवर्नमेंट इस बार? इस साल बहुत स्ट्रिक्ट SOPs के साथ गवर्नमेंट की पूरी सर्विलेंस और विजिलेंस के साथ ये त्यौहार जो है मनाने जा रहे हैं, जिसमें पतंग के साइज़ से लेकर डोर जो है वो कैसी होगी, डोर की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो भी जो है बता दी गई हैं। गुड्डा जो है वो कितनी जो है वो उसकी पैमाइश क्या हो सकती है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रजिस्टर किया है मैन्युफैक्चरर्स ने भी जो पतंग और डोरे बनाएंगे, उसके साथ साथ सेलर्स ने भी जो ये बेच सकेंगे। हर एक को रैंडमली हर तरह की डोर बेचने की और पतंग बेचने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं जो उन्होंने और मैन्युफैक्चरर्स जिनको इजाज़त मिली है सिर्फ वो बना सकते हैं। और इसके ऊपर QR कोड जो है वो भी होगा, ताकि इससे पता चल सके कि ये पतंग या ये जो डोर है ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुई थी, ताकि इसको ट्रैक किया जा सके। और ये सिर्फ 3 दिन का त्यौहार है, सिर्फ लाहौर के लिए है फ़िलहाल इस साल। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर शहरी जो है वो ज़िम्मेदारी का सबूत देंगे
तो इस त्यौहार को फिर अगले साल तमाम पूरे पंजाब के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 6, 7, 8 फरवरी को जो है ये बसंत मनाने की इजाज़त होगी और उससे पहले या उसके बाद पतंग की जो है वो उड़ाने की इजाज़त नहीं है। ना 5 फरवरी को पतंग उड़ाई जा सकती है और ना 9 फरवरी को पतंग उड़ाई जा सकेगी क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन के लिए है और अभी भी अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो उसके ऊपर सख्त सज़ा जो है और जुर्माना रखा गया है। दैट इज़ रियली ग्रेट कि रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो होने चाहिए और उसके साथ एंजॉयमेंट होनी चाहिए ताकि आपकी खुशी किसी की जान जाने का बाइस ना बन जाए। इसकी डेफिनेटली तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अज़मा साहिबा, आपने QR कोड की बात की कि वो भी होगा और उसके ज़रिए ट्रैक भी किया जा सकता है। अहम सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है कि पतंगे, गुड्डियाँ, उनके ऊपर QR कोड होना, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। दैन एक और मेरा सवाल इसके साथ आप क्लिप कर लीजिएगा, वो ये कि एक और जो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट हुई भी है, ये बात की जा रही है कि जनाब किसी कि ना चेहरे वाली जो पतंग है ना वो नहीं उड़ाई जाएगी। तो या ये किसी सियासी शख्सियत की वजह से ऐसा किया जा रहा है या फिर किसी और वजह से हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है? ये सियासी नहीं, ये हिफाजती फैसला है। बसंत एक त्यौहार है, उसका किसी जमात से, उसका किसी लसानी ग्रुप से, किसी मजहबी ग्रुप से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये शहरियों का त्यौहार है। ये एक उसको त्यौहार की शक्ल में जो है वो होना चाहिए। इस त्यौहार को जो है वो उन लोगों से पूछें जो इसको सियासी और मजहबी रंग या कोई और रंग देना चाहते हैं। उनसे ये सवाल होना चाहिए। त्यौहार है, उसको त्यौहार की तरह मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि और ये फैसला तो पहले से किया जा चुका था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेलर्स हैं, तमाम जो है वो रजिस्टर होंगे और अब से नहीं, वो 1 महीने से जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कर रहे थे और उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद अब 1 फरवरी से 8 फरवरी तक जो है वो ये पतंगे जो हैं वो और डोर वो बेची जा सकती है और ख़रीदी जा सकती है। चरखी की शक्ल में जो है वो डोर की इजाज़त नहीं है बिकॉज उसमें डोर जो है वो ज़्यादा जो सख्त वाली और जो धात की डोर या शीशे की मिलावट वाली वो उसके चरखी जो है उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो पिन्ने की शक्ल में जो डोर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सारे SOPs हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि हुकूमत इन पर अमल दरामद करवाने में भी कामयाब हो जाएगी। अच्छा, तस्वीर वाली पतंगे तो चले नहीं उड़ाई जा सकती, लेकिन जो साथ ही पाबंदी लगाई है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, ऊंची आवाज में गाने नहीं बजेंगे। हमें याद है जब पहले बसंत मनाई जाती थी तो वो पतंगबाज सजना से वो नहीं होगा। अब पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो SOPs बनाए गए हैं उसमें ये भी शामिल है कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अज़मा साहिबा, इस पर भी बताएं ये फैसला क्यों किया गया? देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिर है जो शहरियों की जो एक अमनो अमान है और उनकी हिफाजत के हवाले से किया जाता है। लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किसी मजहबी मनाफरत को फैलाने के लिए, कोई हेट स्पीच के लिए नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होता है। लेकिन ये एक गलत खबर जो है वो सर्कुलेट हुई जिसके अंदर मुझे हैरत यह है कि नोटिफिकेशन भी साथ लगा हुआ था पंजाब आर्ट्स काउंसिल का जो मेरे अंडर आता है, जो मेरा डिपार्टमेंट है, कि ये गाने जो हैं ये बैन किए गए हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि जिस किस्म के वो गाने हैं उनको गाना कहा ही नहीं जाना चाहिए, वो शायरी नहीं है। और उन गानों को पढ़ा नहीं जा सकता। मेरे सामने जब लिस्ट आई तो यकीन माने मैं वो पढ़ नहीं सकी। मैं चंद सेकंड के बाद मैंने वो हटा दी कि आई कांट रीड इट। ये आलम है। तो उन गानों को चलाया कैसे जा सकता है, उस पर डांस कैसे हो सकता है। सो वो एक अलग चीज़ है, उसका बसंत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बसंत के 3 दिन जो है वो ज़ाहिर है एक एक्टिविटी होगी। बसंत के अंदर गाने जो है वो एक रवायत है, गाना बजता है, खाने होते हैं, पतंग उड़ती है। तो उसको जो है वो यकीनन एक प्रॉपर टाइम के ऊपर हुकूमत पंजाब। बिल्कुल ठीक है अज़मा साहिबा, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, ये करना है, ये नहीं करना है, सब चीज़ें बात हो गई है कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये नहीं करनी है। करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, ये भी बता दें इस इवेंट के अंदर। सब कुछ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और गुड़ियाँ काट सकते हैं। गले काटने से बेहतर है कि गुड़ियाँ काट लें। देखिए पतंग ही है ना, कट जाएगी तो अच्छा है, मज़ा आता है। हूट करेंगे, जिसकी कटेगी उसकी भी वो भी हूट जो है वो होगा, दूसरी छत से भी हूटिंग हो रही होगी, एक मज़ा आता है, एक एक्टिविटी होती है, इंजॉय करें। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो 3 दिन लाहौर के अंदर फ्री ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल होगी, बसों की शक्ल में, रिक्शों की शक्ल में। जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको इस वक्त
10 लाख के करीब जो एंटेनाज हैं जो उनकी मोटर बाइक के सामने जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि डोर से जो है वो किसी को नुकसान ना हो। और इसमें ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ये डोर से बचने के एंटीनाज लगा रही है, लेकिन शहरी खुद भी लगाना चाहें तो उनको ज़रूर लगानी चाहिए, अपना हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। लेकिन गुजारिश होगी कि अगर 6, 7, 8 को बाइक का इस्तेमाल ना किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बिल्कुल फ्री होगी उसमें राइड्स ली जाएं, उसमें एंजॉय किया जाए जहां भी आना जाना चाहते हैं, और अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने घरों पे दावतें करें, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा दावतें कर सकते हैं, दावतें तो कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ अज़मा साहिबा से ये पूछूं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी लाहौर से है, पंजाब से है, तो आप ज़ाहिर है बचपन में ये तो त्यौहार बड़ा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, ये पाबंदियाँ ये तो कुछ अरसे से सामने आई हैं, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करती थी बसंत का त्यौहार? कभी गुड्डियाँ वगैरह आपने उड़ाई? बहुत सारी यादें हैं, और मैं उस जनरेशन में हूँ जिसने अपनी चाइल्डहुड में ये त्यौहार देखा है और बहुत इंजॉय भी किया है। मुझे याद है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, लंच एक मामू की तरफ होता था और जो डिनर है वो फिर किसी चचा के घर होता था, फिर अगला दिन जो है वो किसी फ्रेंड्स के जो है वो घर पे होता था, और बाकायदा पीले जोड़े जो है वो सिलवाए जाते थे। एक पूरी मतलब तैयारी होती थी कि बसंत आने वाली है, उसका बहुत इंतज़ार होता था, मैचिंग चूड़ियाँ पहनते थे। फरिया परवेज़ का गाना भी तो गाने बहुत अच्छे अच्छे गाने उन दिनों में, वो काटा किसको भूला है आज तक, फरिया परवेज़ साहिबा का आइकॉनिक गाना है। और इस दफ़ा भी मैं उन यादों को ताज़ा करते हुए कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हम ये 3 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो अंदरून लाहौर के अंदर ही एक छत के ऊपर इंशाल्लाह हम भी मनाएंगे, और उसमें मैं आपको भी दावत दूंगी, अगर आप आ सको तो बहुत वी वुड लव टू कम। थैंक यू सो मच अज़मा साहिबा, हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा ज़रा, बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों की भी बात कर लें जिनसे हम डर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर, क्योंकि आप करेंगे ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री होगी, तो डेफिनेटली लोग इंजॉय करने के लिए बाहर भी निकलेंगे, मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो हुकूमत पंजाब की तैयारी मुकम्मल है इन 3 दिनों के लिए? हर तरह से हमने तैयारी की है। इसमें एक तो लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम किया है। एक तो वो जोन है जो अंदरून लाहौर का जोन है, इसको रेड जोन कहा गया है, और उसको जो है वो पिछले जो 10 साल हैं जब ये बसंत थी उसमें 19 के करीब जो है वो लोगों की हलाकत हुई थी। तो उस ट्रेंड को देखते हुए शहर के जो 3 पार्ट किए गए हैं उसके अंदर जो रेड जोन है उसमें तो किसी सूरत भी जो बाइक है उसको बग़ैर एंटेना के आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जो बाकी भी जोन्स हैं, जो ग्रीन जोन है और येलो जोन है, उसके अंदर भी SOPs को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहां वायलेशन होगी उसके ऊपर FIR होगी, और FIR होने के बाद यकीनन कानून हरकत में आएगा। और उसके ऊपर जो हेल्थ के हवाले से भी हमने पूरी तैयारी की है। फील्ड हॉस्पिटल्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी तैयारी मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि हम सब लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल सही, आपने सारे SOPs बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए और बार-बार पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बताया भी जा रहा है। इतने सारे SOPs हैं, मैं भूल भी गई हूँ। अज़मा साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या सेलर्स हैं उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, तो अभी तक कितने मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं या उनकी दरख्वास्तें मौसूल हो गई हैं, और क्या किसी को मुस्तरद भी किया गया है? अगर किया गया तो किन बुनियादों पर किया गया? ये एक लंबी डिटेल है। ये कोई 2500 के करीब इस वक्त गालिबन जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको वो किया गया है। इसमें जो रिजेक्शन की ज़्यादा बड़ी तादाद है वो हैं जो पंजाब से बाहर रहते हैं, और वो पंजाब से बाहर से मैन्युफैक्चर करके जब लाहौर में उसको लेके आएंगे तो सड़कों के ऊपर हर ट्रक को और हर ट्रांसपोर्टेशन के जो भी तरीकाकार वो इस्तेमाल करेंगे उसको खोल कर चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए हमने वो तमाम SOPs जो हैं फॉलो किए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना जो है पॉसिबल हो। अब आज़ाद कश्मीर से अगर कोई चला है, ये KP से कोई ट्रक चला है, वो कितने ट्रक आ रहे हैं, हर ट्रक को फिर हम यहाँ पे खड़े करके उसको खोल कर जो है वो नीचे तक आखिरी डब्बा खोलने तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो ये तो एक अजीब हैवक ही हो जाएगा ना, इससे मतलब कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं। सो इसलिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं को इजाज़त दी गई है
कि वो यहाँ पर पतंग बनाएं और वही सोल्ड करें। मैसेज में दोबारा से बता दें, इन द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी जो लोग बसंत मनाने वाले हैं, लाहौर के लोग हैं, क्या मैसेज देंगे आप? मैंने कई दफ़ा कहा है, मैं सिर्फ थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन आयशा के लिए दोबारा बता दें कि प्लीज़ बसंत बहुत खूबसूरत त्यौहार है और हमारी एक पूरी 25 साल की जनरेशन है जिसने इस त्यौहार को ना सेलिब्रेट किया है, ना उन्हें मालूम है कि बसंत किसको कहते हैं। तो हमें इस त्यौहार को मरने नहीं देना है, इस त्यौहार को हमें आगे बढ़ाना है और वो सिर्फ ज़िम्मेदारी के साथ और एक SOPs के साथ बसंत मनाना जिससे मुमकिन होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करेगी और शहरी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे और हम हंसी खुशी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आज़मा साहिबा। देयर इज़ अ इंग्लिश म्यूजिशियन जो ब्रायन इनो उनका नाम है, वो ये कहते हैं कि लाइफ इज़ अ कार्निवल नॉट अ परेड, यानी कि एक अच्छा कार्निवल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी माशरे के लिए। एक फेस्टिवल बड़ा ज़रूरी होता है और अच्छा फेस्टिवल वो होता है जिसके अंदर परफॉर्मर्स और स्पेक्टेटर्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये माशरे के लिए, एक हेल्दी माशरे के लिए इन त्यौहारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जब बसंत की बात आती है ना, बसंत तो पंजाब की पहचान हुआ करती थी, तो आई होप ये बसंत हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा यादें छोड़ के जाए, अच्छी वाली यादें, खुशी की यादें, खुदा न खास्ता हम कोई बुरे तरीके से इसको याद बिल्कुल। इस साल तो सिर्फ लाहौर में मनाई जा रही है बसंत, लेकिन आई होप कि अगर ये सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ जाती कि बिना किसी नुकसान के, तो अगले साल हम पूरे पंजाब में ये फेस्टिवल देखें, यू नेवर नो। इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना, लेकिन जब हम आएंगे ब्रेक से वापस तो हम आपको बताएंगे कि वैसे तो दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इस तेज़ी से आगे बढ़ने के अंदर जो हमारी वर्चुअल स्पेस है, सोशल स्पेस है, उसकी रफ्तार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दुनिया जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान क्या तैयार है उस तेज़ी से वर्चुअल स्पेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे 5G के बारे में। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि आपसे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे 5G के बारे में, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान 5G के लिए तैयार है? बताएं, आप तैयार हैं? मैं तो AI के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन अब आ गई है तो फिर क्या किया जा सकता है। डेफिनेटली एक अहम सवाल है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास मौजूद है, इसके आने से, 5G के आने से हमारी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इन सब चीज़ों पर हमने बात करनी है। क्योंकि मईशत के बारे में कहा जा रहा है, फ्रीलांसिंग के बारे में कहा जा रहा है, डिजिटल प्रोग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि ये उसकी ज़रूरत बन चुका है। मुल्क में तकरीबन 15 करोड़ इंटरनेट सार्फिन और 30 लाख फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, लेकिन रफ्तार और तसलसल अब भी बहुत बड़ा मसला है। तो ये उनके लिए एक बहुत उम्मीद की किरण है कि 5G के आने के बाद थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। और कई ममालिक में अभी तक ये 5G सर्विस जो है वो आ चुकी है, शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में अब शुरू होने की बातें हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त 4G और 3G जो है वो चल रहा है। इसी पर हमें निसार करें, 5G के आगाज़ के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी फरवरी के आखिर में मुतवक्के है और PTA के मुताबिक 5G को 2035 तक 3 मराहिल में मुतारिफ करवाया जाना है। अब टेलीकॉम माहिरीन इस बारे में ये कहते हैं कि 5G के लिए 4 बुनियादी अनासर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुनासिब स्पेक्ट्रम जिसमें शामिल है जदीद टावर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मजबूत बैकहॉल कनेक्शन और 5G दीगर चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी। चौथा क्या है? 5G कंपैटिबल हैंडसेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और 5G के लिए हम तैयार हैं या नहीं, अगेन मेरा सवाल वही है। ये हम जान लेते हैं। एक टेलीकॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, काजिम मुश्तबा साहब, उनको वेलकम करिए और उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या वाकई में हम तैयार हैं या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप काजिम साहब? जी बिल्कुल, थैंक यू। आप अग्री कर रहे हैं हमारी जो हमने इंट्रो दिया है और ये जो हमारे सवालात हैं, आर वी रेडी फॉर 5G? आई थिंक वी आर। अगर देखा जाए 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस पिछले 6-8 सालों से हो रहे हैं ग्लोबली, और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल, डिवाइसेस आर अवेलेबल, टावर्स की आपने बात की, वो सारी दुनिया में चीज़ें अवेलेबल हैं। हम एक्चुअली थोड़े से आई वुड से ज़रा से लेट हैं रिलेटिव टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड के 5G जब वहाँ पे लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी जब जो IM जो इनिशियल इशू हुआ है, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर अस। वी माइट हैव अ फ्यू कंसर्न्स जो हम रेगुलेटर के साथ और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बट द IM इज़ देयर, द ऑक्शन इज़ हैपनिंग। So as a telecom operator, we are very excited and to participate in the auction. हम बड़े ना वो लेते हैं, प्राइड लेते हैं, हम बड़े प्राइड लेते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं इस चीज़ के अंदर, तो इसके अंदर भी हम जो है ना वो देर कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जी, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि देर से कई दफ़ा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी ग्लोबल पिटफॉल्स होते हैं वो सॉल्व हो चुके होते हैं। सो यू माइट बी लेट, लेकिन
अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इकोनॉमी को देखें, प्रोपेंसिटी टू पे पे देखें, आई थिंक इतना आई वुड नॉट से कि हम बहुत लेट हो गए। इतने भी अजय थोड़ा सा समझा देना आसान अल्फाज में, अगर 5G पाकिस्तान में आता है तो क्या चेंज होगा, क्या तब्दीली आएगी? देखें 5G को अगर खाली फास्ट इंटरनेट के पर्सपेक्टिव से देखा हमें तो जाए, यही ज़हन में आता है कि स्पीड तेज हो जाएगी। स्पीड तो डेफिनेटली तेज़ होएगी, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे 5G से जो वैल्यू क्रिएशन है ना, हम उसको अंडरमाइन करेंगे अगर हम उसको सिर्फ एज अ फास्ट इंटरनेट देखें। आप 5G इज़ बेसिकली फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट फॉर मोबाइल्स ओनली। उस पर आपने जिस पर्पस के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए, जो डिवाइसेस इज़ नॉट जस्ट मोबाइल डिवाइसेस, अब आपके जैसे मैं कहता कैमराज हैं, आप उसके अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे। आपके जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक ऑल्टरनेट मिल रहा है ऑफ फिक्स लाइन कि वो 5G पे वेरी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आपकी पैरेलल इकोनॉमीज बहुत बन जाएंगी। और ग्लोबली जो हुआ है कि इंटरनेट बिकम्स अ बैकबोन ऑफ द कंट्री। अगर हमारे मुल्क में, जाहिर है वी आर कम्पीटिंग इन अ ग्लोबल एरिना, we need to make sure कि डिजिटल स्पेस में we are at par with them. Otherwise economic disadvantage बहुत ज़्यादा हो जाएगा if other countries start pursuing. इस तरह you were talking about AI. AI की बात करें, Internet of Things की बात करें. For that, unless and until आपका basic backbone मुल्क में मौजूद नहीं होएगा, because all these things are running on top of that. So they become very weak and you will not be a global competitor. अच्छा, जिन 4 चीज़ों की बात की है टेलीकॉम एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मुनासिब स्पेक्ट्रम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, कंपैटिबल हैंडसेट्स होने चाहिए। क्या ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं? वाई आई एम आस्किंग दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आप बताइएगा। आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि शायद ये जो हमारे हैंडसेट्स हैं इनके ऊपर 5G नहीं चलेगा, हमें फ़ोन्स भी तब्दील करने पड़ेंगे, ऐसे? जी, बहुत हद तक इस वक्त हैंडसेट पेनिट्रेशन इज़ अबाउट 2 to 3% ऑफ 5G. ओके। 5G हैंडसेट इज़ मोर एक्सपेंसिव क्योंकि एक एडवांस चिपसेट होता है, और पाकिस्तान में क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो देयर इज़ नो इंसेंटिव टू ब्रिंग इन 5G हैंडसेट। ठीक है। इस वक्त आपके जो टॉप आईफोन्स हैं या नए सैमसंग्स आ रहे हैं, which the very few can afford, वो 5G compatible हैं. Okay. And that is where we are working with handset manufacturers, local, international, and with the regulator, कि we need to make sure कि एक affordable तरीके से we enable the 5G handset. Otherwise ये भी status symbol ही बन जाएगा, जिसके पास है वो कहेगा भाई I am the one of the elite. But that will again, as I said, it will limit everything. अगर devices का ecosystem नहीं आएगा, it doesn't matter how big my network is, अगर कोई use करने वाला नहीं है। ठीक है। उसके लिए we are working on talking to different financial institutions on installment plans. Okay. Because अब 4G का handset आपको 15-20,000 रुपीज़ में भी मिल जाता है। 5G is close to 100,000 उस पर जा रहा है। तो how do we bring down the cost of 5G हैंडसेट ताकि वो एक आम इंसान के लिए अफोर्डेबल हो, एंड हाउ डू वी ब्रिंग इन सर्टेन इंस्टॉलमेंट प्लान्स ताकि जो अपफ्रंट पैसे नहीं दे सकता, दैट कस्टमर कैन एक्चुअली गेट ऑन द डिवाइसेस हैं उसके अंदर कुछ चेंज करके उसमें 5G नहीं हो सकता, आपको डिवाइस ही चेंज करनी पड़ेगी। जो मेजॉरिटी डिवाइसेस हैं दे आर नॉट कंपैटिबल ऑन 5G। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए अब इसके लिए फिर क्या हम एक्सपेक्ट करें हमारी ज़िंदगियों के अंदर, एक आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर 5G के आने से क्या तब्दीली आएगी? क्या हम बस वो तेज़ मूवीज़ देख सकेंगे? आपने वैसे तो बता दिया कि जो फ्रीलांसर्स हैं, जो IT इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम 5G? देखिए, हम इसको एज आप एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन देखें, राइट? उस पर जब हम ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होएगा उस पर 5G भी चलेगा, 4G भी चलेगा, और वो डायनामिक ट्रांजिशन हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन हाउ मच द ट्रैफिक is increasing of 5G. वरना I believe predominantly जब ये launch होएगा, क्योंकि handsets नहीं है, तो यही spectrum सारे 4G customers use करेंगे, and they will have a huge advantage in their experience, a big change they will feel कि उनके जो experience में आ रहा है। Even if they don't have the 5G handset, yes. They, of course 5G speeds तक नहीं जाएगा, लेकिन 4G speeds भी will improve more than double. ठीक है। अच्छा, हमारी जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर कितना बड़ा ये चेंज लेकर आ रहा है, ख़ासतौर पर हम IT सेक्टर की बात कर लें तो? देखें, 5G ग्लोबली बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर्स को हेल्प कर रही है, लेकिन यहाँ एक बेसिक कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से सिर्फ मोबाइल कस्टमर के लिए वो हेल्प नहीं कर रही। आपके जो
असेंबली लाइंस हैं, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, वो दे आर रनिंग ऑन 5G एज अ बैकबोन ग्लोबली। उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन लॉन्ग टर्म सारे कॉर्पोरेट्स को रियलाइज होएगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के दे ऑल्सो नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल 5G ओवर देयर। अभी अगर आप कहीं जाएं, कहीं पे मैनुअल काम हो रहा है, इफ यू ब्रिंग 5G कवरेज over there, that will not convert into something digital. So it is going to be a two-way street now, because we are providing you an open access to extremely high-end fast technology. Okay. You need to make sure कि at your end, चाहे आप individual हैं या business customer हैं, you come up with the right infrastructure that serves your purpose. Globally इसमें drones के ऊपर बहुत काम हो रहा है, right? From security perspective, from a safety perspective, Qasim, fire it's not that departments use कर easy. रहे It हैं। will take some time and जी। finances as well. तो क्या फिर प्रोजेक्शन क्या है, कब तक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर इन सारे चैलेंजेस के बावजूद हम 5G को अडॉप्ट कर लेंगे? It will take time, क्योंकि अभी जब रोल आउट भी शुरू होएगा, because the 4G infrastructure is so huge, so it will take a couple of years before हम 5G का infrastructure लाएं. And historically जो हमने देखा है, when the technology is there, the ecosystem starts to develop itself. अभी आप देखेंगे जैसे ही ऑक्शन होएगा, हर हैंडसेट जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे, they will make sure it has a 5G set, वरना वो हैंडसेट ही नहीं बिकेगा. Yes. All the compatible 5G devices, चाहे आप CCTV के हैं, drones के हैं, whether the government is using or private individuals are using, all of them are going to come in the country which are 5G enabled. वही आपने जब बात की थी कि we might be slow in adopting this technology in the country, but the ecosystem exists internationally. कितना स्लो, कितना टाइम लग सकता है एटलीस्ट? देखें, यहाँ रोल आउट तो वी वांट टू गो वेरी एग्रेसिव, राइट? सो वी आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट हाउ बिग अ चैलेंज वी नीड टू एड्रेस इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स. अगर आप टॉप सिटीज़ में भी अगर आप कवरेज दें, लाइक यू नो गोइंग टू टॉप 20-25 cities in the first 1 or 2 years, and then you take it to suburban and rural, because ज़ाहिर डिवाइस अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है. I have a feeling कि बहुत जल्दी जितना इकोसिस्टम इंटरनेशनली एग्जिस्ट करता है, that will be replicated in Pakistan. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच काजिम, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you वक्त very देने much. के लिए एंड एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे तरीके से. जनाब, बहुत जल्दी 5G भी आने वाला है, जिससे आपका फ़ोन जो है, आपकी इंटरनेट की स्पीड भी बड़ी अच्छी हो जाएगी. एंड देन बहुत सारी बातें, जो टेक्निकल बातें आपने बताई हैं, वो सब कुछ भी होने जा रहा है. ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद दीगर अहम सेगमेंट्स में. हमारे साथ रहिए जी. खुशामदीद एक मरतबा फिर सुबह से आगे में आपको कहेंगे और थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में. मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त भी सिचुएशन जो है ना, वो काफ़ी कशीदा है. कशीदगी अभी भी वहाँ पर बरकरार है और अमेरिका का एक और बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की हुदूद की तरफ बढ़ने लगा है. यानी कि सिचुएशन जो है ना, मज़ीद टेंस वहाँ पर होती हुई हमें नज़र आ रही है. अमेरिकी सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी थी और ईरान में फ़ौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया. रिमेंबर जब इसराइल और ईरान का तनाज़ा हुआ था तो अमेरिका बीच में आया था, B-2 बॉम्बर तैयारों का इस्तेमाल किया गया था और जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उधर बॉम्बिंग की गई थी, जिसके बाद कहा गया था कि मुकम्मल तौर पर उनका जो है ना ख़त्म कर दिया गया. ट्रंप इस बार ये भी कह रहे हैं ना कि हमें यकीन है कि ईरान जो है वो मुआहदा कर लेगा, जबकि ईरान ने कहा है कि मिलने के लिए तैयार नहीं है वो ईरान के लोगों से. पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन है. अमेरिकी सदर जो है वो गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं. ये ईरान की जानिब से कहा जा रहा है जंग का फैसला तो मैदान में ही होगा. अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो फिर हमला कर देंगे. ईरान का आबनाए होर्मुज़ में फ़ौजी मशकों का ऐलान भी सामने आया है और उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद में 25,000 फीट से नीचे परवाज़ ना करने का नोटिम भी जारी कर दिया है. तो दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है वो भी खुलकर ये बात करता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि किसी भी किस्म की जो जारहियत है ईरान के ख़िलाफ़ उसको हम मुस्तरद करते हैं. और ईरानी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और फिर सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि कोई भी फ़ौजी कार्रवाई वो सऊदी सरजमीन को क्रॉस करते हुए या सऊदी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हम नहीं इजाज़त देंगे. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है और ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भी बहुत अच्छी एक मिसाल है. हमेशा ये बात की जाती थी कि सऊदी अरब और ईरान के जो है ना वो काफ़ी मसले मसाइल चलते रहते हैं, तनाज़ात चलते रहते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से स्पेशली मुस्लिम दुनिया के अंदर ये बहुत एक अच्छी मिसाल है कि सऊदी अरब जो है ना वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है. और ये उन्होंने बारहा वाज़े तौर पर कहा है कि
भाई सऊदी अरब की सरजमीन को ईरान के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अच्छा जी, ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, ये ईरानी सदर की तरफ से कहा गया है और ईरान जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी मुल्क आगे बढ़कर मीडिएशन कराने की कोशिश करेगा, जंग को ख़त्म करवाने की बात करेगा, कशीदगी को कम करने की बात करेगा, तो ईरान उसके लिए, ईरान के दरवाजे कहते हैं खुले हुए हैं, हमने बंद नहीं किया है। लेट्स सी कि अब अमेरिका की तरफ से इस सिलसिले में क्या किया जाता है। ओके जी, एक और अहम खबर आपको देते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट हुई थी और पाकिस्तान ने सिर्फ 17 ओवर्स में हदफ हासिल कर भाई लिया। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम छाई हुई है और समीर मिन्हास छाए हुए हैं जिन्होंने 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली है। समीर मिन्हास वो रोशन हमें खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, उनके सितारे जो हैं वो चमकते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द शायद उम्मीद भी फैंस कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में शायद वो हमें नेशनल टीम में नज़र आए जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अंडर 19। अल्लाह करे नेशनल टीम में पहुंच के भी वैसी ही परफॉर्मेंस दिखाते रहें जैसी वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें अंडर 19 रखें आप। सिर्फ हम उम्मीद के चक्कर में ना हम बस ऐसी बात करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है और ये अपने खदशात का इजहार करना जो आगे इंडिया के साथ खेलना ना 1 फरवरी को, तो आप ये कह रही है कि उनकी मॉरल सपोर्ट आप मॉरल सपोर्ट करनी चाहिए। चलें जी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऐसे ही खेलते रहे, हमारी दुआ आपके साथ। अब खुश है? बिल्कुल खुश हूँ। अभी हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जनाब, हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, हमें सिखाया गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारे मुल्क में सफाई का मसला अब एक संगीन समाजी चैलेंज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मुआशी मसला भी बन चुका है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ टन जो ठोस कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, वो पैदा होता है, जिसका ज़्यादातर बोझ बड़े शहरों पर होता है, जबकि मजमूई तौर पर सिर्फ 60 से 70% कचरा ही जमा किया जा रहा है। वफाकी इदारा शुमारियात के PSLM सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में सिर्फ 11% घरानों का कचरा बल्दियाती इदारे उठाते हैं, जबकि 2019 में ये शरह 20% थी। यानी कि ओवर द ईयर्स जो बढ़नी चाहिए थी कम होती जा रही है, उल्टा कम हो गई, ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। सूबाई सतह पर सिंध 16% के साथ सरे फहरिस्त है। पंजाब में घरेलू कचरा उठाने की जो शरह है वो 12% बताई गई है और फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 6% है, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 1% ये शरह रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करें चीन के मारूफ अंग्रेजी अखबार चाइना डेली ने वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस की एक मौसर मिसाल करार दिया है और ये कहा है कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी का निज़ाम चीन के सर्कुलर इकोनॉमी की मिसाल के करीब तरीन है। तो फिर पंजाब का रेशो सिंध से कम क्यों है? यही एक पूरी दुनिया मिसालें दे रही है अगर पंजाब की, तो फिर और सिंध के लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं यहाँ से कचराया नहीं जाता। सिर्फ चाइना की मिसाल देने की बात नहीं है, एक अखबार की बात नहीं है। अगर हम खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन की भी बात करें, जो लोग जानते हैं, जो कराची में या सिंध में रहते हैं सूबों में या जिनका कुछ वक्त गुजर चुका है वहां पर, वो सब ये जानते हैं कि कराची के अंदर जो सिचुएशन है स्पेशली कचरे की वो क्या है। लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि वहां पर हालात बेहतर हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट से आप इत्तेफाक नहीं कर रहे और आप कुछ बताना चाहते हैं कि आपके इलाके के अंदर अभी भी कचरा कुंडियाँ मौजूद है, कचरा नहीं उठाया जा रहा, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि एक बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत इस सिलसिले में मौजूद है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD तारिक अली निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास भी हम आपके सवालात लेके जाएंगे। अगर आप अपना सवाल या कोई शिकायत करना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। वेलकम करेंगे तारिक अली निज़ामानी साहब को। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो सर्वे है पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर सिंध जो है उसको बताया गया है कि वो टॉप पर है, 16% के साथ यहाँ पर कचरा उठाया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें, पंजाब की सिचुएशन देखें, वहाँ पर लोग कहते हैं कि सफाई सुथराई है, उसकी मिसालें चाइना दे रहा है। ये सर्वे कह रहा है कि सिंध के अंदर ज़्यादा बेहतर निज़ाम है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने हमें ऑन बोर्ड लेने का। जी, मैं इस सर्वे के अलावा भी मैं एक सर्वे का आपको जिक्र करूंगा कि प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एक प्राइवेट फर्म है जिसे फेडरल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी बनाने का टास्क दिया है। उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे पाकिस्तान में 50 मिलियन टन ईयरली गार्बेज वेस्ट जनरेशन होती है। उनकी ये रिपोर्ट कहती है कि 60% जो है वो एफिशिएंसी है ओवरऑल पाकिस्तान के तनाजुर में विद रेस्पेक्ट टू कलेक्शन एंड डिस्पोजल।
उनकी ये रिपोर्ट कहती है कि 7 शहर हैं जो पाकिस्तान के जो कि मोर देन 90% एफिशिएंट हो चुके हैं, जिसमें से सिंध में कराची, हैदराबाद, सखर आ जाते हैं और पंजाब में लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मरदान। तो इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अर्बन कोर सेंटर्स जिसको हमारा बोर्ड इस वक्त डील कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पास्ट 4-5 ईयर्स में हमने काफी हद तक एक एफिशिएंट और कंप्लायंट सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। जो कन्वेंशनल सिस्टम अंडर प्रैक्टिस था, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा कि 2014 का एक्ट पास किया गया, जिसका मकसद ये था कि कन्वेंशनल सिस्टम को मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना था। और इस तरह फिर फेज वाइज इंटरनेशनल टेंडरिंग हुई। 2016 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स कराची की टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 2017 में और 2 डिस्ट्रिक्ट्स की टेंडरिंग प्रोसेस जो वो फाइनलाइज हुई, और बाकी जो 2 अजला थे वो 2021 में जैसे कि हमें वंस आफ्टर एनओसी फ्रॉम कंसर्न डीएमसीज और काउंसिल डिसीजन हमें प्रोसीड करना था। तो इस तरह 2022 में हम पूरे कराची का 70% इलाका, ये तो चले हमने जो सर्वे सामने रखा है ये सूबों का एक कंपैरिजन आपके सामने रखा है, लेकिन अगर हम खाली सिंध की भी बात करें सिर्फ 16% है। ये कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है पूरे कराची या सिंध के लिहाज से अगर देखा जाए। क्या रीज़न है हम वक्त गुजरने के साथ साथ सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या फंड्स की कमी है, कैपेसिटी मौजूद नहीं है, इंटेंशन मौजूद नहीं है, सिस्टम वैसा मौजूद नहीं है? रीज़न क्या है इसकी? जी, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि आपको आइडियल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अवेयर सोसाइटी। जिस तरह लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि हर इदारा हर वीक जो है एनवायरनमेंट प्लस वेस्ट मैनेजमेंट सेशन होल्ड करेगा। इसी चीज को हमने में नजर में रखते हुए हमने पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमने ओवरव्यू दिया है मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट का, और हमने उनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन में है। और प्लस दूसरी चीज जो है डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी हद तक अपने इदारे को उससे बेहतरी क्या है? ये जो सारे मेजरमेंट्स लिए गए हैं तारिक साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि इदारों के साथ जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की जा रही है ताकि चीज़ें बेहतर की जा सकें, डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए कोई बेहतरी ऑब्जर्व किया आपने उससे? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक और सर्वे जो हमने खुद करवाया है उसकी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। हमने 6 माह पहले हमने एक फॉर्म डेवलप किया और हमने 246 हैं यूनियन कमेटीज, उन सब में हमने वो अपना वो फॉर्म शेयर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो फीडबैक था more than 75% elected representatives show satisfaction over our performance. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगी लाइव फीडबैक जो है ना वो भी आना चाहिए। जितने भी कराची वाले, सिंध वाले जो हमें देख रहे हैं, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, बिकॉज वी रियली वांट पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अबाउट देयर स्टोरीज एंड अबाउट देयर प्लेस जहां पर वो रहते हैं, कि वहां पर क्या अभी भी कचरे के ढेर हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद है और जितने भी हमारे कराची से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये बताते हैं कि अभी भी कचरे के ढेर कराची के अंदर लगे हुए। प्लीज आगे आइए, कॉल कीजिए और हमें बताइए। एमडी साहब हमारे साथ होते हैं अपने चैनल पर कई जगहों से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कचरे के ढेर होते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बता दें तारिक साहब कि कोई किसी इलाके में अगर कचरा है और वो रिपोर्ट करना चाहता है या वो कंप्लेन करना चाहता है या सफाई वहां पर जो मसाइल है उसके बारे में बताना चाहता है, कहां पर राब्ता करके बता सकता है आपको? मैडम पिछले 6 साल से हमारी मोबाइल ऐप लॉन्च है। हमने 6 माह पहले और हमारा कंप्लेंट नंबर 1128 लॉन्च हमने किया हुआ है। 6 माह पहले हमने यू फोन की कोलैबोरेशन से हमने एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया है विद 25 डेडिकेटेड लाइंस, जो राउंड द क्लॉक जो है वो फंक्शनल होता है, और जो भी रजिस्टर्ड कंप्लेन होती है ऑन वेरी सेम डे रिजॉल्व की जाती है। और मैं एक और आपको चीज बताना चाहूँ कि हमने जो ये ट्रांसफॉर्म किया कन्वेंशनल को मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में, तो यहाँ पर तकरीबन 3000 की चराकुटियां थी। तारिक साहब हमारे साथ सईद रिजवान मौजूद हैं नॉर्थ कराची से, उनकी जरा कॉल ले लेते हैं। रिजवान, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बताइएगा क्या सिचुएशन है आपके इलाके की? कचरा उठाया जाता है रोज? अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, मैं साबिक काउंसलर भी हूँ, मैं नॉर्थ औरंगाबाद टाउन UC 5 से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर पहले गाड़ी आती थी सेंट सॉलिड वालों की ना गली में, लेकिन कचरा नहीं उठाती थी। ऐलान यही करा था कि कचरा घर घर लगी, लेकिन कचरा नहीं उठाती है। दूसरा, अब तो गली के अंदर गाड़ी आती ही नहीं है, रोड तक आती है। रोड से जो उन्होंने जो ये गली में अफवानी आते हैं जो डंप करते हैं, वो कचरा वहां से उठा के ले जाते हैं, लेकिन गली से घर घर से कचरा नहीं उठाते हैं। कि मैं सुना यही था कि ये घर घर से कचरा उठाएंगे। रिजवान ये साहब, अभी ये साबिक हमारे काउंसलर साथ बात कर रहे हैं। तारिक मैं साहब हमारे इनसे साथ है, वो ये- कहते हैं कि अब तो निजाम बड़ा अच्छा है। आप कह रहे हैं कि पहले आती थी गाड़ी, अब तो गाड़ी भी नहीं आ रही है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काइंडली हमारे सिस्टम में ये कंप्लेन लॉन्च करें। और कंप्लेन मैं पूछ लेती हूँ, कंप्लेन लॉन्च की है रिजवान? हो सकते हैं जहाँ पे नहीं, ये कुछ पॉकेट्स तो हो हम सकते देख हैं रहा जहाँ पे कंपनी की negligence- कंप्लेन मैंने टाउन में भी की है, लेकिन कोई फर्क नहीं एक सेकंड, तारिक साहब साथ ही रहेगा जी। रिजवान क्या कह रहे हैं आप? टाउन जी में जी, मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सिस्टम में कंप्लेन करें या ठीक तो रिस्पांस टाइम क्या है तारिक साहब? अगर वो अभी कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं तो कितने दिनों के बाद रिस्पांस होगा, या एफिशिएंट कितना है, कितने एफिशिएंटली काम होगा? आज विद इन 8 आवर्स कंपनीज को मैंडेट दिया हुआ है कि वो 8 घंटे में वो चले resolve वो ऑन एयर करेगी। कंप्लेन कर तो तो रहे I हैं will तारिक be साहब। requesting them to- रिजवान अपने एरिया के बारे में बता दीजिए, कौन सा कराची का कौन सा एरिया है? नॉर्थ नाज़िमाबाद से। नॉर्थ नाज़िमाबाद, ठीक है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद की कंप्लेन तो तारिक साहब ऑन एयर ही आ गई है, वहां पर गाड़ियां भिजवा नहीं, दीजिए ताकि ब- कचरा उठा दे। ठीक है, पूरे दिन के हिसाब से कंप्लीट- बताइएगा 24 घंटे के अंदर कितनी कंप्लेन्स आती हैं, कुछ डेटा हमारे साथ शेयर कीजिए, और फिर उनको रिजॉल्व करने की रेशियो क्या है? काफी मेरे ख्याल में कि किसी रोज 40 आती हैं, किसी रोज 50 60 इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी हद तक जो हम जितना हमने, मसाइल हैं कराची के, 40-60 कंप्लेंट्स तो अपेरेंटली तो बहुत कम लग रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा बता दें किस इलाके से, किस एरिया से कंप्लेंट ज्यादा आती हैं, कहाँ पर मसाइल ज्यादा हैं जिनको हल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या इस पर काम किया जा रहा है? जी जी जी, जैसे कि तो कुछ कोरंगी के इलाके आप कह सकते हैं, कोरंगी या इवन ये नॉर्थ कराची, तो इस पे हमने हम फोकस करा रहे हैं। और इसमें जो अगर मैन पावर मशीनरी का तारिक साहब इशू है तो वो सिर्फ भी हम कंप्लेन करने पर ही ये ऑपरेशन नहीं, किया ऐसे नहीं जाता है, है, मैडम। सफाई की जाती है, या मैडम फिर ऐसे नहीं ठीक है, है। मैडम ऐसे नहीं है कि कैसे है? मैं आपको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हमने यहाँ पर कराची में जो कन्वेंशनल सिस्टम था उसके तहत 3000 की चराकुंडियां थी, जो कि हमने एट सोर्स सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस करके 2500 हम एलिमिनेट कर अच्छा, चुके हैं। और रिमेनिंग जो कि चराकुंडियां हैं वो अलाइड एजेंसीज के एरियाज में फॉल करती हैं। हम बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं कराची से, तो एक कॉलर को हमने शामिल किया, उन्होंने सूरत हाल बता दी अपने इलाके की। लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो सर्वे है ये लाहौर के बारे में भी कुछ बता रहा है और सिंध के बाद ही इसका नंबर आ रहा है, तो जरा पूछ लेते हैं। हारून हमारे साथ हैं। हारून, क्या सूरत हाल है? आप लाहौर में रहते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है कचरा उठाने की? किस तरह से, कितनी एफिशिएंसी से काम होता है? मैडम ऐसे है कि मैं जिस जगह रहता हूँ ना, मेरा हल्का नंबर 86 है, UC 86, और ये नवाज शरीफ का हल्का है। ठीक है। इसमें सफाई वाला बंदा बिल्कुल नहीं आता। मुझे जाके नाज़िम के पास जाना पड़ता है, मुझे उसको कहना पड़ता है कि यार बंदा नहीं आया हुआ। वो कहते हैं हमारे पास बंदे कम है, बंदे हमारे पास थोड़े हैं। इसमें हमारा क्या कसूर? हमारे तो बिल में पैसे लग के आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये वो नवाज शरीफ साहब का हल्का है, वो ताहयात कायद है मुस्लिम लीग नून के और CM साहिबा के वालिद है, उनके हल्के की बात कर रहे हैं आप? जी जी, ये UC 86 है और हमारे है नाज़िम है पापशाह साहब। ओके। उस हल्के में अगर आप आके देखें तो इस हल्के में इतना गंद पड़ा हुआ है, बजाय से वो बाहर की सड़क साफ करते हैं जहाँ के लोगों ने गुजरना होता है। गली मोहल्ले वालों को कोई सुथरा पंजाब की मुहिम भी चला रही है मरियम नवाज साहिबा। हम तो शिकायत कर करके तंग आ गए हुए हैं। ठीक है, चले ये रजिस्टर हो गई है ऑन एयर आपकी शिकायत हारून। हम एक मरतबा फिर से रीइटरेट भी इसको कर देंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक मरतबा फिर हम तारिक साहब की तरफ ही चलते हैं। अच्छा तारिक साहब, जो ऑलरेडी कचरा कुंडियाँ इस वक्त मौजूद है, आप बता रहे थे कि उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके नंबर्स भी शेयर कीजिएगा कि कितनी कचरा कुंडियाँ हैं कराची के अंदर, खास तौर पर लेट्स टॉक अबाउट कराची ओनली। और अभी तक मैडम थोड़ा मैं आपको सवाल तो सुन लेना तारिक साहब, सवाल तो सुन लें। कितनी कचरा कुंडियां हैं और कितने अरसे में कार्रवाई करके कचरा कुंडियों को कम किया जा रहा है? प्लान क्या बनाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से?
जी मैडम, बड़ा अच्छा सवाल है मैडम। हमने एट सोर्स स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस की है। एट सोर्स स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं या बिजनेस हब्स हैं, वहां पर हम बिन मैनेजमेंट के थ्रू हमारी कलेक्शन होती है, और उसके अलावा जो जहाँ पर सेटल्ड एरियाज हैं वहाँ ब्लॉक कलेक्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू कलेक्शन हो रही होती है। और तीसरा, जैसे कि आपके इल्म में होगा, कराची में 30% इलाका जो है वो कच्ची आबादी बेस्ड है। तो कच्ची आबादी, वहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इवन 4 लेन गाड़ी भी मूव अराउंड नहीं कर सकती, तो वहां पर हम हैंड कार लेबर और डोर स्टेप स्ट्रेटेजी के थ्रू हमारी कलेक्शन हो रही होती है। तो जो प्रीवियस जो कन्वेंशनल निज़ाम था वहां पर 3000 की चिरागुड़ियाँ थी, और हम 2500 एलिमिनेट, मोर देन 2500 हम एलिमिनेट कर चुके हैं। और प्लस मैं और एक एड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 मॉडर्न GTSs अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जल्दी हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। हमें बार बार बताया जा रहा है कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, कराची से अंबार लगा हुआ है कॉल्स का, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई वहाँ पर भी उनके इलाकों के अंदर से भी कचरे को नहीं उठाया जा रहा। तो आई होप इसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम किया जाएगा, रिएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी, बिकॉज कराची के अंदर जो सूरत हाल है कचरे की वो हम सबके सामने। आप कह रहे हैं बेहतरी आ रही है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आई होप 16% से ज़्यादा बढ़ जाएगा ये, स्पेशली इस सेगमेंट के बाद और इस रिपोर्ट और सर्वे के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अली निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जा रही हैं कराची के अंदर, और कचरा कुंडियों को कम करने के लिए भी प्लान बनाया गया। लेट्स सी क्या किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी सिविक ड्यूटी जो है ना वो भी नहीं मानी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम खुद भी कचरा ना फेंकें। ये कचरा कुंडियाँ हम खुद ही बनाते हैं, इंसान जो आम शहरी हैं वो खुद ही बना रहे होते हैं। एक प्लॉट खाली मिला, वहाँ पर चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, गंद कूड़ा करकट जो है वो फेंकना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से वहाँ पर कचरा कुंडी बन गई। पहले अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उसके बाद किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए कि भाई आपकी वजह से यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो उस पर जाने से पहले मैं आयशा से एक सवाल करूँगी, क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं जब आपको चीज़ खरीदने जाती हैं कि मुझे भाई ये स्पेसिफिक ब्रांड है जिसकी चीज़ें मुझे पसंद हैं, या मैं लोकल मार्केट से नहीं लूँगी, ब्रांडेड चीजें ही मैं पहनूंगी, ऐसी आपके ज़हन में चलती है? देखिए वैसे मेरे ख्याल से आप किसी से भी ये बात पूछेंगे ना तो हर बंदे ने कहना नहीं मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूं। ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि जिस चीज को आप ज्यादा अच्छे से कैरी कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अब ट्रेंड ये बनता जा रहा है ना कि लोग ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज के दौर में ब्रांड सिर्फ कपड़ों, जूतों या प्रोडक्ट्स का नाम नहीं रहा, बल्कि ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये हमारी पहचान बनता जा रहा है। हमने इसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया कि भाई मैं ये चीज पहनूंगा तो ही है। तो वो एक तो दिखावे की भी रस्म चल पड़ी है ना कि वजूद का सबूत बना लिया, भी बनानी है, रील्स भी बनानी है, वजूद का सबूत बना लिया कि जब तक मैं ब्रांड बैन की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि मेरी तो माशरे के अंदर एग्जिस्टेंस ही मौजूद नहीं है, मुझे तो कोई इंसान ही नहीं समझेगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक सेगमेंट किया जाए, इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, एक कॉन्वर्सेशन का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें ब्रांड सिर्फ कपड़ों, जूतों या प्रोडक्ट्स का नाम नहीं रहे, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी तर्ज ज़िंदगी, हमारी शनाख्त का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम क्या पहनते हैं, क्या ख़रीदते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर क्या नज़र आता है, हमारी लाइफ हम किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, इस सब का ताल्लुक किसी ना किसी ब्रांड से लाजमी। उसने क्या पहना था, वही वाला मैंने भी पहनना है। उसने वो पहना, ब्रांड के कपड़े पहने तो उससे बेहतर मैंने पहनना है। ये कंपटीशन और कंपैरिजन भी इसके अंदर आ चुका है। अब सोसाइटी के अंदर ब्रांड्स क्योंकि इतने ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं कि इसको अब एक कल्चर का नाम दे दिया गया, ब्रांड कल्चर, जहाँ पर जब तक मैं एक अच्छी चीज़ नहीं पहनूंगी, उसको पहन के पिक्चर नहीं बनाऊंगी और पिक्चर बना के उसको सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करूंगी ना, तब तक मुझे ये समझा जाएगा कि पता नहीं ये तो एबनॉर्मल इंसान है। कॉन्फिडेंट फील करते हैं लोग ये पहनकर। अब असल में वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं या वो इसी रेस में लगे हुए हैं कि भाई हमने उनके जैसा दिखना है या वैसे कपड़े पहने। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ फैशन डिज़ाइनर मुनीब नवाज ने हमें ज्वाइन है। मुनीब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो हम ब्रांड कल्चर की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कितना तेज़ी से ये पेनिट्रेट कर रहा है या लोगों में फैल रहा है और लोग इस बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं कि ब्रांडेड चीज़ें ही चाहिए? ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली चीज देखें, ब्रांड को समझना होता है ब्रांड होता क्या है। ब्रांड पाकिस्तान इन इटसेल्फ एक ब्रांड है।
सो हम लोग अगर उससे शुरू करें ना अपनी आइडेंटिटी की क्रिएशन, सो हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ब्रांड कल्चर को आइडेंटिफाई करना और उसका हमारे सोशल इम्पैक्ट, हमारी जिंदगी पे जो सोशल इम्पैक्ट आता है उसको समझना आसान हो जाएगा। सो हर चीज का एक नाम होता है, उस नाम को जब उसकी कोई पहचान बनना शुरू हो जाती है उसको हम ब्रांड कहना शुरू कर देते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट के जी अगर आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जैसे आपने अभी बात कर रहे थे कराची के बारे में, अभी आप बात कर रहे थे हमारी गार्बेज के बारे में, ये सारी चीजें हमारे ब्रांड्स हैं डिफरेंट। हम अगर बात करते हैं लाइफस्टाइल के ब्रांड्स के ऊपर और ये इसकी सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, तो आपको ये पता चलेगा कि जी ये आज की चीज नहीं है, इसमें बहुत सालों पुरानी इसकी हिस्ट्री है। अगर आप ये पूछें कि जी इसके अंदर हमें क्या फायदा हो रहा है, सबसे पहला सवाल मैं तो यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि रादर हम नुकसान के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा काउंटर थॉट आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन में हमने ब्रांड्स को ना एक ऑलमोस्ट नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया है। सो मैं ये चाहूंगा कि हम उसको जरा पहले स्विच करें हमारी सवालात के अंदर जो है ना इस नेगेटिव कॉनोटेशन को ना न्यूट्रल करना था एंड देन आपसे ही पूछना था। आई एम ग्लैड आपने खुद नोटिस कर लिया और आप बता रहे हैं वी नो यू योरसेल्फ ओन अ ब्रांड, अ लेबल। मुनीब, एक ब्रांड ओनर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुआशरे के अंदर किस तरह की है, क्योंकि हम अपने इस फैशन की दुनिया को भी देखते हैं एंड डेफिनेटली उसको बहुत मैंने तो बड़े करीब से भी ऑब्जर्व किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये चीज जोड़ दी जाती है कि जनाब जब तक आपने अच्छा ब्रांड नहीं पहना होगा ना आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, आपको उस सर्कल का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। हमारी भी तो गलतियां हैं ना मुनीब। ओके, अगेन मैं इसको न्यूट्रल करूंगा इस कॉन्वर्सेशन को कि ये हमारी गलतियां, इसको गलती नहीं कहते, इसको एक्सपीरियंसेस कहते हैं। जिंदगी में हर इंसान को हर तरह के एक्सपीरियंसेस गैदर करने बहुत जरूरी होते हैं, इसी को जिंदगी कहते हैं और उसको ऑब्जर्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट आपका जो पॉइंट था कि एक ब्रांड ओनर की क्या जिम्मेदारी होती है, ब्रांड ओनर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ब्रांड बन सके, ठीक है। अब वो ब्रांड कैसे बनेगा, वो जो तरीकेकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका जो पर्पस है, जो उसका मकसद है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा मकसद ब्रांड बनाने का आज से आई डोंट नो 22-23 साल पहले ये था कि मैंने पाकिस्तान का फैशन को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली एंड लोकली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसकी पूरी जद्दोजहद, उसका प्रोसेस आप लोगों के सामने है, उसमें मेहनत होती है, उसमें ये वो होता है। अब जो आप कह रही हो कि जी ये हम लोगों ने जब तक अपनी तस्वीर खींच के नहीं लगाई सोशल मीडिया पे तो तब तक हम अपने आप को वैलिडेट नहीं फील करते। अब ये प्रेशर ब्रांड की तरफ से आ रहा है या ये प्रेशर सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, ये अब आप लोगों ने गेज करना है। जैसे आपने कहा कि ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारियां हैं कुछ जिंदगी की, कि हम लोगों ने अपने ऊपर एक चीज को हावी कर देना जस्ट बिकॉज के किसी और ने किया था, तो वो मेरे ख्याल से गलत तरीकेकार है। अगर आपको ब्रांड, किसी भी ब्रांड को पहन के आपको कुछ अच्छा कंफर्ट फील होता है, आपको उसके कपड़े अच्छे लगते हैं, आपको उसका कट अच्छा लगता है, आपको उसका फैब्रिक अच्छा लगता है, आपको उसके डिजाइन अच्छे लगते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड इट, और ये आप अपनी सुकून के लिए कर रहे हो। बिल्कुल मुनीब, एक टाइम पहले ऐसा होता, आपको नहीं लगता कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लोगों में खत्म होती जा रही है? क्योंकि आप जाते हैं ब्रांड से जोड़ा उठाते हैं, पहन लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो एक टाइम था जब हम खुद जाते थे, अपने मर्जी का डिजाइन बनवाते थे और वो जो क्रिएटिविटी होती थी कपड़े बनवाने में, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है। फिर आप कहेंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट्स ही ढूंढ के ला रही हैं। टेलर्स को मिस कर रही हैं आप। मैं हाँ कह सकते हैं हम। वो फिर पता ना चांद रात को भी जोड़ा नहीं देते हैं तैयार करके। हाँ, आपके पास ऑप्शन है कि अभी भी पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से टेलर्स बैठे हुए हैं, आप जरूर जाएं अपनी चीजें बनवाएं। बट यू सी देयर वाज अ प्रॉब्लम। ब्रांड ने आके क्या किया, एक प्रॉब्लम थी जो मुआशरे में एग्जिस्ट करती थी, उस सर्विस को प्रोवाइड करना शुरू किया कि जी अब आपको एक टेलर के पास जाके अपनी जिंदगी को वो उस टेंशन से निकाल के कि जी कब मिलेगा, माँ साहब ये हो गया, माँ साहब वो हो गया, माँ साहब ये हो गया, के टक्कर से निकल के आप जाएं, अपनी चीज पसंद करें और आप वापस आ जाएं। सो द पॉइंट इज ब्रांड्स क्रिएट कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर। आप कस्टमर अगर ब्रांड के बनते हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ उसके फायदे मिलते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ अ ब्रांड। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर हम उसको भी नेगेटिव ले जाएंगे तो होगा क्या कि जी आप ये कह रहे हो कि जो पाकिस्तान में इस वक्त इतना, आप ये देखो कि इस ब्रांड कल्चर की वजह से
कितनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, टेक्सटाइल की, लाइफस्टाइल की, फैशन की। मुनीब, आप ये देखो, इवन आपके सोशल मीडिया। लेट मी रीफ्रेज पॉइंट जो है, हम ब्रांड्स के अगेंस्ट जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वजह से जो एक नफसियाती असर लोगों ने सोसाइटी की वजह से या फिर अपने आप की वजह से, एक कंपैरिजन की वजह से अपने ऊपर अडॉप्ट कर लिया है, हम उस चीज़ की बात करें कि ब्रांड की जब बात आती थी तो फैशन की बात आती थी कि भाई नए तरह के कट्स होंगे, नए कलर्स होंगे, हमें ट्रेंड्स का पता चलेगा कि इस वक्त कौन सा चल रहा है। लेकिन अभी तो एक रेस ये लगी हुई है कि भाई उस ब्रांड का जब तक मैं नहीं जोड़ा पहनूंगी, चाहे उसका कट मुझे पसंद है या नहीं, चाहे जेब इजाजत दे रही है या नहीं, मुझे किसी से उधार लेके भी चाहे जो है ना वो वाले ब्रांड का जोड़ा लेना पड़े, हम उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि उसने कितना ज्यादा सोसाइटी को अफेक्ट किया। ओके, नाउ आपने बिल्कुल सही बात की है कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं, जो एक्चुअली अगर आप चाहो तो हम उसका नेगेटिव कॉनोटेशन भी उठा लेते हैं कि लोग जो थोड़ी से दिमाग में जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया होता है कि जी अगर मैंने वो पहन लिया तो मैं शायद सोशली एक्सेप्ट हो जाऊं। उससे भी वो कभी सोशली एक्सेप्ट नहीं होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें एज ए सोसाइटी ये करनी है, हमें अपनी अच्छाइयां खुद नोट करनी है, हमें अपनी अच्छाइयों को खुद इलैबोरेट करके लोगों को दिखाना है कि जी हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में क्या क्या अच्छाइयां हैं, हमारे घर में क्या क्या अच्छाइयां हैं और हम में क्या क्या अच्छाइयां हैं। उससे होगा ये कि आपका एक सेल्फ वर्थ की वैल्यू बढ़ेगी। जब आपकी सेल्फ वर्थ की वैल्यू बढ़ेगी और वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि आपने पहना हुआ क्या है, आप करते क्या हैं और या आपकी तस्वीर किसने लाइक की हुई है या नहीं लाइक की हुई। सो दैट इज ए कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक जिसके अंदर आपको एक ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के करना पड़ेगा कि ये हमारी सोसाइटी में क्यों हो रहा है। एज अ ब्रांड पर्सन आई विल प्रोटेक्ट द ब्रांड्स बिकॉज आई विल बी लाइक कि यार एक तो ये हम नौकरियां इजाद कर रहे हैं पाकिस्तान में, दूसरी चीज हम पाकिस्तान के कल्चर को थोड़ा सा एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपके फैशन डिजाइनर्स हो, आपके आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट कर सकता है और इसके असरात के बारे में बता सकता है, बट वी वांटेड टेक ऑफ अ डिज़ाइनर एज वेल लाइक यू। थैंक यू सो मच मुनीब हमें ज्वाइन करने के लिए। वो रेने डिकार्ट ने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, अभी सिचुएशन बन चुकी है कि आई कंज्यूम देयरफॉर आई एम। ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमें बहुत ही नीचे की सतह पर लेकर जा चुका है, क्योंकि हमारी जो होने का सबूत है ना वो बन चुका है कि ब्रांड्स जब तक हम नहीं पहनेंगे तब तक हम शायद एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे सोशली। खैर मुनीब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपकी सेहत से मुतालिक बात करते हैं, और जब भी हम सेहत से रिलेटेड कोई सेगमेंट करते हैं तो हमने कोई एक चीज़ को चूज़ किया हुआ होता है कि आपके दिल की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, आपके बालों की बात करेंगे, स्किन की बात करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि वो तमाम लोग जो सेहतमंद हैं और वो चाहते हैं कि वो इसी तरीके से सेहतमंद रहें, तो उनकी रूटीन कैसी होनी चाहिए, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो खुदा न खासा किसी बीमारी में मुब्तला ना हो सकें, और सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पर। तो हमने सोचा कि इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये डिस्कस करने के लिए कौन है हमारे साथ, जरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हर्बर सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब। उनसे जानेंगे ये ठंड का जो मौसम चल रहा है ना, बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, तो इसमें बचना कैसे है, क्या एहतियात कर सकते हैं। आगा साहब वेलकम करेंगे आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो सबसे पहले तो अपनी अपीयरेंस से बता रहे हैं कि आपने सर को ढक के रखना है, कोट पहन के रखना है। बताइए आगा साहब क्या करना है सर? बहुत शदीद सर्दी हो, आप सर और कान ढाक लीजिए, सर्दी का असर आपके जिस्म पर आधा रह जाएगा। अच्छा, कान इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? कान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये कि जो हम सांस ले रहे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम कैसा है। यानी जैसे ही हम गर्मी में दाखिल होते हैं, हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है और हमें एक ऐसी दवा चाहिए होती है जो पानी की कमी के बावजूद गुर्दों को फ़ाल रखे, गुर्दों को एक्टिव रखे। उस वक्त खरबूजा आ रहा होता है। और जब शदीद सर्दी होती है तो बहुत ठंडे किस्म के कीनू, माल्टे, मौसम्बी और विटामिन सी आ रहा है, डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। बिल्कुल बचाता है। अब देखिए, विटामिन सी को अगर हम आज की तहकीक के साथ देखें तो विटामिन सी गले के अमराज के लिए, एलर्जी के लिए, नज़ले के लिए, सबके लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। ये अपनी जगह पर। एक और बात है, बात यह है कि सर्दी में जब हम सांस लेते हैं
तो बाहर का टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम है, लिहाजा ये टेम्परेचर अंदर जा रहा है। अब ये जो हमारा पूरा जो सांस की नाली है, इसके अंदर ठंडक बढ़ रही है। हमारे जिस्म की जो वाइटल हीट है उसको मैनेज करने के लिए इंटरनल बॉडी में वाइटल हीट के लिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाता है और अंदर कुछ अज़ा में गर्मी पैदा हो जाती है, और स्पेशली लिवर में खुद ही हो जाती है। उसकी सर्कुलेशन ब्लड बढ़ गया ना। ओके ओके। तो जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ा तो उसको मैनेज करने के लिए, लिवर को ठीक करने के लिए हमें ठंडी मिजाज की चीजें चाहिए और विटामिन सी चाहिए, और वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है नेचुरल। अच्छा, जब भी मौसम तब्दील होता है, ये जो ट्रांजिशन होती है, चाहे वो गर्मियों से सर्दियां हो या सर्दियों से गर्मियां हो, उस वक्त हमारी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही होती है। उस वक्त क्या करना चाहिए? दोनों ट्रांजिशंस का अगर आप बता सकें, कैसे एहतियात कर सकते हैं? देखिए, जो चीज़ हम चेंज कर रहे हैं उस चेंज के साथ हमें अपनी इम्यूनिटी को हमेशा डेवलप करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन सी हम कहीं भी देख लें, पूरे साल में हर महीना देख लें, विटामिन सी किसी न किसी सूरत में अवेलेबल होता है। और विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए, हर सूरत में लेना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। पता है, आप ये बता रहे हैं, मैं क्या सोचूं, पूरा सीजन गुजर गया, मैंने एक सिट्रस फ्रूट बस आज जाके आपने खाना है। तो आप कुछ ना लीजिए, माल्टा ले लीजिए, शिकरी माल्टा ले लीजिए, मीठा होता है। ओके, यानी वो जो आपके नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, गले में नहीं लगेगा जाके। अच्छा, नंबर 2, एक और आपको टिप की बात बताऊं जो एक फार्मर ने मुझे बताई। उसने कहा जब तक बारिश नहीं होती तब तक आम मीठा नहीं होता, और जब तक कोहरा नहीं पड़ता किन्नू मीठा नहीं होता। अब तो हो गया होगा मीठा, डेफिनेटली। कोहरा पड़ गया। उसने कहा 11-12 जनवरी के बाद अगर आप किन्नू उतारेंगे अपने दरख्त से तो वो हमेशा मीठा होगा, और उससे पहले उतारेंगे दिसंबर के लास्ट वीक में तो फिर वो खट्टा होगा। पर अब तो सारे जो मीठे किन्नू जो है ना वो फिर मौजूद हैं, यकीनन मौजूद हैं। अच्छा, ये जो तब्दीलियां आती हैं इसमें हम अपने आप को कैसे बेहतर रखें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। सर का ढका हुआ क्या जरूरत नहीं, खामखा ठंड जब ज्यादा हो ना, फैशन कहाँ पे खराब हो जाता है ना। नहीं आगा साहब, मैं तो इस तरह की बंदी हूँ, ठंड बहुत ज्यादा ना बाढ़ में गया फैशन। सर को ढकना भाई, कानों को ढकना है, हाथ पांव गर्म होने चाहिए। एग्जैक्टली यही अप्रोच होनी चाहिए। पेरेंट्स आपकी मैटर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी हेल्थ मैटर करती है। बिल्कुल सही बात। आपकी मर्जी, आप अपनी अपीयरेंस को मैटर कर लीजिए, आप अपनी हेल्थ को मैटर कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि इस मौसम में खास तौर से हम सर्दी की अगर बात कर रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसके बजाय हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए। ओके। और गर्म पानी पीने से ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। मैं हमेशा चाइनीज़ को देखता हूँ, चाइनीज़ को पता ही नहीं कि ठंडा पानी होती क्या चीज़ होता है। क्या है। हम तो कहते हैं प्यास नहीं बुझती जब तक हम रूम टेम्परेचर या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी ना पी लें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो उठान है, तमाम चीज़ें जो बेसिक हमारी जो चीज़ें तरबियत दी हुई है वो ऐसे ही है, लेकिन इसको तब्दील हमें करना पड़ेगा। इसलिए कि अब जिस तरह पूरी दुनिया में जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके बाद हमें इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को एडजस्ट कर जाएंगे मौसम के साथ, उसकी सर्दी के साथ, और जो तब्दीलियां आ रही हैं मौसमियाती उसके साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, डिहाइड्रेशन जब हो जाती है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन कौमों ने इनको अडॉप्ट ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे चाइनीज़ की आप बता रहे हैं, जापानीज़ के बारे में मुझे पता है वो भी हल्का सा नीम गर्म पानी पीते हैं, और फ्रिज और ठंडे पानी का तो कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं है। ये उन क्लाइमेट चेंज और उन तब्दीलियों से महफूज रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इस तरह की उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि नेचर की तरफ वापस आए, ये तय कर लीजिए कि आज यूरोप मेरी दादी को समझ पाया है। वाह। मेरी दादी तक तो उसने समझ लिया है और वो वापस आ रहा है नेचर की तरफ। जिस दिन यूरोप मेरी परदादी को समझ लेगा उस दिन वाकई वापस आ जाएगा। हम क्या बात है, यूरोप हमारे फोरफादर्स के पीछे, हम यूरोप के पीछे हैं। यस, और हम भी फिर वापस आएंगे। और मैं आपसे करूं, ये तब चीजें देखिए, रिसर्च अपनी जगह पर, रिसर्च है, वो मौजूद थी, वो रिसर्च है, सर्च नहीं है। सर्च नहीं है। अच्छा, जो सर्च है वो दरअसल नस्लों के बाद आती है, वो रिवायतों के तौर पर आती है, और ये बात तय कर ली कि रिवायत कहीं भी हो कम से कम 4 नस्लों के बाद डेवलप हो। और हमें तो विरासत में मिले थे ना ये सब कुछ, नेचर के करीब रहना, हम उसको छोड़ के हम पीछे लग गए, अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्ट के पीछे लग गए। हमने उन तमाम चीजों को तब्दील कर दिया। हमें अपने नेचर के लिहाज से चलना चाहिए। आपको छोटी सी चीज अर्ज करूं, पेशावर, थोड़ा सा नीचे आ जाइए,
पिंडी, जेहलम, लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, सांगड़, हैदराबाद, कराची, इन तमाम लोगों के मिजाजों में फ़र्क है। मैं अभी कोयटा को हाथ ही नहीं लगा रहा। बिल्कुल है, मौसम की वजह से, मौसम की वजह से, पानी की वजह से और सतह मुर्तफ़ा की वजह से। यानी जो हम पिंडी के इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, रिवायतन अगर हम देखें तो खानों में कहीं ना कहीं हींग का इस्तेमाल, असॉफेटेडा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वो लोग जो लाहौर के हैं वो लोग हमेशा पानी ज़्यादा पिएंगे, वहाँ के लोगों की फितरत होगी। मुल्तान के लोग क्योंकि सख्त मौसम झेलते हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे वो सर्द हो, लिहाजा मुल्तान के लोगों का मिजाज डिफरेंट होगा, रेजिलियंस भी बड़ी होती है उनके अंदर। यकीनन। अच्छा, शदीद मौसम की वजह से। अगर मैं कोयटा की बात करूं तो ये बात लिख के रख लीजिए, बलोच अपने दिल का राज नहीं देता, नहीं देता। नहीं देता। और पंजाबी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पंजाबी वो इतने खुले डुले से होते हैं कि वो फौरन से कुछ भी सामने कोई भी बैठा हो बता दें। वहां पर अगर गम हो तो शोर करो, अगर खुशी हो तो शोर करो। जब तक शोर नहीं करोगे तब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं होगे, इसलिए कि आप उछलते हुए दरिया का पानी पीते हैं, दरिया शोर करता है। और पंजाब के लोग जो है ना वो शोर करने पे मुतमईन होते हैं, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो कहीं गम की कैफियत हो, चाहे लवली सूरत। तो इस तरह बहुत सारी चीजें पानी के इस्तेमाल से फर्क पड़ती हैं, हमारी जमीन के इस्तेमाल से फर्क पड़ती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक शख्स गिलगित में रहता हो उसका मिजाज और एक शख्स मुल्तान में रहता हो उसका मिजाज एक जैसा हो, दोनों के चेहरे में फर्क होगा। अगर दोनों बैठे होंगे आपके सामने, आप पहचान सकेंगे कौन गिलगित का है और कौन मुल्तान का। इन द एंड कोई एक टिप फाइनली दे दीजिए कि सर्दी से बचने के लिए ये काम लाजमी कर लो, उससे बहुत हद तक बच जाओगे, बिकॉज वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। 3 चीजें जी, अदरक, दालचीनी और 2 लौंग। अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा और 2 अदद लौंगे। इन तीनों को पानी में बॉईल कीजिए और आदत बना लीजिए आजकल के मौसम में रात को सोते वक्त पीने की। तमाम चीजें इंशाल्लाह बेहतर जिंदगी का हिस्सा बना ले तो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, सर्दियां आपकी अच्छी निकल जाएंगी। थैंक यू आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इसके साथ ही वक्त हो चुका है खत्म। आई होप हमने आपके दिन को थोड़ा सा बेहतर कर दिया होगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।